व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम उत्परिवर्तन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आनुवांशिक विकार कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आनुवांशिक विकार, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। इसलिए यह विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को 5.13 में दर्शाया गया है। जैसा कि आप 5.13 देख सकते हैं, इसमें ये जो ऐसा स्क्वायर है ये मेल के लिए है, ये राउंड शेप है ये फीमेल के लिए है। ऐसा कुछ होता है तो लिंग का उल्लेख नहीं किया जाता। ये अगर ये सा डार्क है तो इसे हम बोलेंगे कि ये अफेक्टेड है, मतलब प्रभावित व्यक्ति है। अगर ऐसा बीच में लाइन है मेल और फीमेल के तो ये एक मैथुन है। अगर डबल लाइन है तो ये रिश्तेदारों के बीच मैथुन है, सम रक्त मैथुन कहा गया है। और अगर इस तरीके से ये पूरा चार्ट है मेल फीमेल के थ्रू, मेल और फीमेल वापस में, तो जनक ऊपर और संतति नीचे, बाएं से दाएं, मतलब ऊपर ये पेरेंट है, नीचे इनके बच्चे, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। मेल और फीमेल से अगर डिसीज वाला बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित। और अगर इस तरह से है तो 5 प्रभावहीन संतति। जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। डीएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक है और यह बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाता है। यहाँ यदि यदा कदा परिवर्तन रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। मानव में कई विकार ऐसे पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीय विकार। मोटे तौर पर विकारों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दांत कोशिका अरक्तता, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं हम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि हैं। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण मादा वाहक मादा कैरियर मदर से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र 5.14 में पर प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मादा जो है वो अफेक्टेड है। ये मेल के साथ जब इसका मैथुन हुआ तो फिर ये इसके जो ये इस पीढ़ी में बने हुए ये इसके सारे बच्चे बने। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से हुआ मेल फीमेल के साथ, फिर इसकी इन दोनों की मेल फीमेल की नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से हुआ। तो इसमें जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं हर जगह जो फीमेल है, जो मदर है, वो ये इस रोग को फैला रही है। हीमोफीलिया लिंग सहलन रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके
कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता। विषम युग्मजी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है, जो अधिक व्यय तक जीवित नहीं रह पाता। रानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। दांत कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मजी। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल हीमोग्लोबिन एस वाले समयुग्मकी व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्मकी हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस व्यक्ति रोगमुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दांत कोशिका के लक्षण आने की होती है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडॉन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दांत्राकार हंसी के आकार जैसा हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ ये पूरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ पे वेलिन है, मतलब 6 पोजीशन पे GAG कोडॉन का GUG द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित होता जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमीय विकार को करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस जेनेटिक चैप्टर को इग्नोर करते हैं, इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, ये यूनिट ही बहुत लंबी है। तो लेकिन पर्टिकुलर इस चैप्टर को पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी आपसे कि आप जेनेटिक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये नीट के पर्पज़ से एक स्कोरिंग चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, NCERT बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट बाहर से आता है, बट अभी तो जो NT और NMC के थ्रू जो भी कंडक्ट हो रहा है पेपर, वो NCERT बेस्ड है, NCERT से बाहर पेपर नहीं आएगा। सो आप सभी को जेनेटिक्स चैप्टर पर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। सो इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। प्लीज़ इस चैप्टर में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ताकि आप उस लिंक पे जाके इसकी जो प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं, जैसे कि मानव जनन और जनन स्वास्थ्य चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद हमने ये जेनेटिक्स स्टार्ट किया है। ये चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम मॉलिक्यूलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति का आणविक आधार, इसको शुरू करेंगे। और इसी के साथ हम पूरी जेनेटिक पहले यूनिट कंप्लीट करेंगे। यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम किसी और यूनिट पे मूव करेंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड
और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट हो, आपका जो भी क्वेश्चन हो। सो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।